हेलो गाइस, आई एम सुमेर पोदार एंड यू आर वाचिंग प्ले केमिस्ट्री। सो गाइस, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं एंड दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो गाइस, वी आर गोइंग टू कवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली इन जस्ट 1 आवर। सो गाइस, इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में काम आने वाला है। आई नो कि अगर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर्च कर रहे थे तो इसका मतलब ये होगा कि आप इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन जैसी चीज़ों को ढूंढ रहे होगे। तो हाँ, हमने वो चीज़ें की हुई हैं बट सही टाइम पे। इस वीडियो में हमने हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशली की है। सो लेट्स डू जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक रीएजेंट से। सो व्हाट इज़ ऑर्गेनिक रीएजेंट्स? सो हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसमें हम रिएजेंट डालते हैं और उस रिएजेंट के कारण हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। सो दिस इज रिएजेंट। इसको हम ऑर्गेनिक रिएजेंट भी कहते हैं और इसे हम अटैकिंग रिएजेंट भी कहते हैं। इसे हम अटैकिंग रिएजेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज अटैकिंग ऑन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अटैकिंग रिएजेंट। अब ऑर्गेनिक रिएजेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। So let's see what is electrophile and what is nucleophile. So let's start with electrophile. तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड से बना है, एक है इलेक्ट्रो और एक है फाइल। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लवर। सो इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लवर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीटली। इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने के कारण ये वहाँ पे अटैक करता है जहाँ पे इसे इलेक्ट्रॉन मिले। तो इलेक्ट्रोफाइल को जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन दिख जाए ये वहाँ पे अटैक करेगा। सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रॉन लवर। अब इलेक्ट्रोफाइल के दो एग्जाम्पल हैं Cl+, CS3+। ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। सो लेट्स डू पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट। सो फर्स्ट वन इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। सो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल को पहचानने का तरीका ये है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। सो लेट्स सी दीज इलेक्ट्रोफाइल CS3+, Cl+, Br+ एंड NO2+। तो इन सभी पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। सो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। सो लेट्स डू एन एग्जांपल। अब हमें ये देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तभी इसे हम एक इलेक्ट्रोफाइल मानेंगे। सो लेट्स सी दिस वन CS3+। तो सबसे पहले CS3+ को एक्सपैंड करके इस तरीके से ड्रॉ करो। सो नाउ यू कैन सी दिस CS3+ के पास 3 बॉन्ड्स हैं, यानी कि इस पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बन को स्टेबिलिटी के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, पर इस कार्बन पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो इसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। सो CS3+ इज एन इलेक्ट्रोफाइल। और इसी तरह से यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रोफाइल हैं ऑल ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब नेक्स्ट है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। सो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल्स हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड, BF3 एंड CO2। सो न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है नो चार्ज। सो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल पे कोई भी चार्ज नहीं है। यू कैन सी बोरोन हाइड्राइड, यू कैन सी कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में चार्ज नहीं लगा हुआ है। सो बोथ ऑफ देम आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, बट अभी भी हमें से इलेक्ट्रोफाइल प्रूव करना है। सो लेट्स सी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपैंड करके देखो। सो एक्सपैंड करने पे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो इस कार्बन के अराउंड टोटल 4 बॉन्ड्स हैं, यानी कि इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि कार्बन टोटली स्टेबल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो हाउ इज इट एन इलेक्ट्रोफाइल? तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ? कार्बन के दोनों साइड 2 ऑक्सीजन्स हैं एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने लगेगा, जिस कारण से
कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। सो कार्बन विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो CO2 इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब बारी है बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। तो ये है बोरोन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर। अब बोरोन के अराउंड टोटल 3 बॉन्ड्स हैं, यानी कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। और साथ में है ये p ऑर्बिटल। ये p ऑर्बिटल वेकेंट है एंड इट नीड्स इलेक्ट्रॉन, तो अगेन इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो बोरोन ट्राइफ्लोराइड भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। सो अब हम इलेक्ट्रोफाइल को सम अप करते हैं। सो इलेक्ट्रोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है एंड इट इज वेरी रिएक्टिव। सो दिस इज आवर फर्स्ट रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियोफाइल। सो व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? इसे हम इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का कंप्लीट ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती थी और न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं। सो न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच। सो न्यूक्लियोफाइल के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है एंड इट वांट्स टू डोनेट दीज एक्सेस इलेक्ट्रॉन। सो इसलिए न्यूक्लियोफाइल को हम इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहते हैं। सो न्यूक्लियोफाइल को पहचानने के 2 तरीके हैं। एक है लोन पेयर और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। NH3 पे लोन पेयर है और OH नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं। नाउ लेट्स सी ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल 3 टाइप के होते हैं, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल एंड एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। सो लेट्स सी ईच ऑफ देम वन बाय वन। तो सबसे पहले आता है नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। सो इसके एग्जाम्पल हैं H नेगेटिव, OH नेगेटिव, RO नेगेटिव, हाइड्राइड, एल्कोहल एंड एल्कोक्सी। अब इस नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज साइन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब नेक्स्ट है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल का मतलब कि इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। सो लेट्स सी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, NH3 एंड H2O, अमोनिया एंड वाटर। नाउ लेट्स एक्सपैंड बोथ ऑफ देम। तो ये है NH3। NH3 पे जो ये लोन पेयर है, दीज आर एक्सेस इलेक्ट्रॉन, तो इसके कारण इसे हम कहेंगे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल इसलिए क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं एंड न्यूक्लियोफाइल इसलिए क्योंकि इस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड वाटर पे हमारे पास 2 लोन पेयर्स हैं एंड लोन पेयर इज अ साइन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और अगेन वाटर पे कोई चार्ज नहीं, सो इट इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब इसी तरीके से ROH और RNH2 ये दोनों भी न्यूक्लियोफाइल हैं। सो ROH पे ये जो 2 डॉट्स ऊपर नीचे लगे हैं, दीज आर लोन पेयर। सो इस पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है और दूसरे वाले पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है। सो बोथ ऑफ देम आर न्यूक्लियोफाइल। सो ये था हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब नेक्स्ट है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। सो व्हाट इज एन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल? नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल पे हमारे पास एक ही एटम पे लोन पेयर्स होते थे, पर इस न्यूक्लियोफाइल में एक लोन पेयर कार्बन पे है, एक लोन पेयर नाइट्रोजन पे है। तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। सो इसके पास 2 अटैकिंग साइट्स हैं। सो दिस इज साइनाइड एंड दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल और इसे हम कहते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो हमने न्यूक्लियोफाइल कर लिया। सो हमारे जितने भी रिएजेंट्स थे वो हो गए इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को समझने के लिए हमें इन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट्स वाई वी आर डूइंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक नॉर्मल सा ऑर्गेनिक रिएक्शन। सो दिस इज आवर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम रिएजेंट डालेंगे और उस रिएजेंट डालने के कारण हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। सो दिस इज अ नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन। सो रिएक्शन के बीचों बीच काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हम इस रिएक्शन में मेंशन नहीं कर रहे हैं। सो इस चीज़ के लिए होता है मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म में हम हर वो स्टेप देखते हैं जिससे ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ये प्रोडक्ट बना। सो आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। सो ये है हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इस पे हमने रिएजेंट डाला एंड वी गेट रिएक्शन इंटरमीडिएट।
सो दिस इज समथिंग विच इज मेड इन बिटवीन ऑफ द रिएक्शन. ये रिएक्शन के बीचों बीच बना, बट दिस इज नॉट आवर फाइनल प्रोडक्ट. हमें फाइनली ये नहीं मिलने वाला. अब इस रिएक्शन इंटरमीडिएट में चेंजेस आएंगे जिसके कारण से हमें प्रोडक्ट मिलेगा. सो दिस इज नाउ कंप्लीट रिएक्शन. पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना रिएक्शन इंटरमीडिएट, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट से बना प्रोडक्ट. सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन. सो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है क्या? रिएक्शन इंटरमीडिएट इज समथिंग दैट इज मेड इन बिटवीन ऑफ द रिएक्शन, जो रिएक्शन के बीचों बीच बने. और रिएक्शन इंटरमीडिएट की ये स्पेशलिटी होती है कि ये काफ़ी अनस्टेबल होता है. सो लेट्स सी ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. तो सबसे पहला है कार्बोकेटायन, दूसरा है कार्बन आयन, तीसरा है फ्री रेडिकल, फोर्थ है कार्बीन और फिफ्थ है नाइट्रीन. So let's learn about each reaction intermediate step by step. So the first one is कार्बोकेटायन. तो कार्बोकेटायन का क्या मतलब हुआ? तो कार्बोकेटायन में दो वर्ड्स हैं, एक है कार्बो, एक है कैटायन. कार्बो मीन्स कार्बन और कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज. सो कार्बोकेटायन में हमारे पास एक कार्बन होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है. सो लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल. सो दिस इज CH3CH2Cl. अब हम इसे ब्रेक करेंगे. We know that Cl is more electronegative than carbon. तो क्लोरीन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले जाएगा. तो इस कारण से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. सो फाइनली वी गेट दिस कंपाउंड CH3CH2+. अब ये जो CH3CH2+ है ये है कार्बन विथ अ पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इज कार्बोकेटायन. सो इसी तरह से ये भी कार्बोकेटायन है, सभी पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है. सो ऑल ऑफ दीज आर कार्बोकेटायन. अब चलते हैं हम दूसरे रिएक्शन इंटरमीडिएट पे एंड दैट इज कार्बन आयन. तो कार्बन आयन दो वर्ड से बना है, एक है कार्ब और एक एनायन. कार्ब मीन्स कार्बन और एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज. सो कार्बन आयन इज अ स्पीशीज जिसमें कार्बन के साथ नेगेटिव चार्ज हो. सो लेट्स सी दिस कंपाउंड. सो CH3CH2 नेगेटिव, ये हुआ एक कार्बन आयन. सो इसी तरीके से ये सारे भी कार्बन आयन हुए बिकॉज इसमें कार्बन के साथ नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है. सो दिस इज कार्बन आयन. अब नेक्स्ट है फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल हम ऐसे स्पीशीज को कहते हैं जिसपे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो. सो दिस इज एन एलिमेंट और इस पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लगा है. सो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है. सो दिस इज अ फ्री रेडिकल. Now let's look at this compound. So this is a chlorine. UV लाइट के प्रेजेंस पे ये स्प्लिट होगा. अब ये कैसे स्प्लिट होगा? ये स्प्लिट होगा होमोलिटिकली. इसका मतलब ये बराबरी से स्प्लिट होगा. तो इस बॉन्ड का मतलब हुआ इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस क्लोरीन पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा इस क्लोरीन पे. सो फाइनली वी गेट दिस. वी गेट टू क्लोरीन फ्री रेडिकल. सो दोनों क्लोरीन पे एक एक इलेक्ट्रॉन है. सो दिस इज अ फ्री रेडिकल. इसी तरीके से ये सारे कंपाउंड्स भी फ्री रेडिकल होंगे. सो दिस इज फ्री रेडिकल. अब चलते हैं हम फोर्थ रिएक्शन इंटरमीडिएट पे एंड दिस इज कार्बीन. सो कार्बीन में हमारे पास एक कार्बन होता है और उस पर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो दिस इज अ कार्बन विथ अ लोन पेयर. तो इस टाइप के स्पीशीज को हम कहते हैं कार्बीन. नाउ लेट्स सी कि ये कैसे बनता है. सो वी हैव अ कंपाउंड CH2N2. अब जब ये स्प्लिट होगा तो इसमें से नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा. सो वी विल गेट CH2 and N2. सो ये वाला कंपाउंड है कार्बीन. सो वी गेट अ कार्बीन फ्रॉम दिस कंपाउंड. अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंपाउंड की ओर एंड दिस इज नाइट्रीन. सो लेट्स लुक एट दीज टू एग्जाम्पल. सो नाइट्रीन में हमारे पास दो लोन पेयर होते हैं और एक बॉन्डेड पेयर होता है. नाउ लेट्स लुक एट दिस वन. तो इसमें एक पार्ट CH3 के साथ बॉन्डेड है और बाकी बचा दो लोन पेयर. सो दिस इज ऑल्सो अ नाइट्रीन. सो दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और ये रिएक्शन के बीचों बीच बनते हैं एंड दे आर वेरी अनस्टेबल एंड रिएक्टिव. तो जब हम रिएक्शन करेंगे देन यू विल ऑब्जर्व दैट. तो अभी तक हमने रिएजेंट्स कर लिए हैं और हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी कर लिए हैं. अब बारी है इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करने की. सो दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. उससे हमें पता लगेगा
कि रिएजेंट कहाँ पे अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा. सो लेट्स डू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप. सो दिस इज अ कंपाउंड. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बाद मुझे ये पता चला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी. तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी वहाँ पे मैं डालूंगा नेगेटिव चार्ज, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी वहाँ पे मैं डालूंगा पॉजिटिव चार्ज. अब हमारे पास दो रिएजेंट है, एक है इलेक्ट्रोफाइल और एक है न्यूक्लियोफाइल. तो हमें ये पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर. तो इस कारण से ये इलेक्ट्रोफाइल उस पार्ट पे जाएगा जिस पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल उस पार्ट पे जाएगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. तो हमारे पास बेसिकली ये चार इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड इज रेजोनेंस, थर्ड इज हाइपर कंजुगेशन एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. सो लेट्स डू ऑल ऑफ देम वन बाय वन. तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट. सो लेट्स सी एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड इट. सो दिस इज CS3 CS2 CS2 Cl. अब इस कंपाउंड में क्लोरीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा. सो क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी. सो इस कारण से क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. सो वी विल राइट इट एज पार्शियल नेगेटिव चार्ज. और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. सो वी विल राइट इट एज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सो जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट का पास वाले नेल्स पे ज़्यादा इफेक्ट होता है और दूर वाले नेल्स पे कम इफेक्ट होता है. सेम उसी तरीके से क्लोरीन इज अ मैग्नेट एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेल्स. सो क्लोरीन का पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा क्योंकि वो बिल्कुल इसके क्लोज है, बट इससे दूर वाले कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा. तो क्लोरीन सेकेंड कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को खींचेगा, पर उस इंटेंसिटी के साथ नहीं जितना इसने फर्स्ट कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचा था. सो क्लोरीन का सेकेंड कार्बन पे भी इम्पैक्ट है बट कम इम्पैक्ट है. सो वी विल राइट इट एज पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव. इसी तरह से थर्ड कार्बन पे भी इम्पैक्ट होगा बट दैट इम्पैक्ट विल बी मच लेस देन बोथ ऑफ दीज कार्बन. तो इसमें होगा पार्शियल 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 पॉजिटिव चार्ज. सो दिस थिंग इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने लगता है. सो ये था इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट इज अ परमानेंट इफेक्ट. जो ये डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गया है दैट इज परमानेंट, ये हमेशा ही रहेगा. दिस क्लोरीन विल बी पार्शियल नेगेटिव, दिस कार्बन विल बी पार्शियल पॉजिटिव. सो ये परमानेंटली क्रिएट हो गया है. अब इंडक्टिव इफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट. तो जो अभी हमने एग्जाम्पल किया दैट वॉज माइनस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मीन्स जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचता है. सो क्लोरीन क्या कर रहा था? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था. सो क्लोरीन वॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. सो ये वाला हुआ माइनस आई इफेक्ट. और इसी तरह से साइनाइड, नाइट्रो और ब्रोमाइड, ये सब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं. सो ऑल ऑफ देम शोज माइनस आई इफेक्ट. अब नेक्स्ट है प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट का कंप्लीट ऑपोजिट होता है. माइनस आई इफेक्ट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता था जो इलेक्ट्रॉन स्नैच करता था, और प्लस आई इफेक्ट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. सो इन शॉर्ट वी राइट इट एज EDG, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सो लेट्स सी एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड इट. सो दिस इज आवर अमीन ग्रुप. अब इस अमीन पे हमारे पास 3 मिथाइल लगे हुए हैं और ये तीनों मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं. मिथाइल आर पुशिंग देयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी. सो यहाँ पे लग रहा है प्लस आई इफेक्ट. अब मिथाइल के अलावा इथाइल, प्रोपाइल, ये सब भी प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं. ऑल ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. अब ये इंडक्टिव इफेक्ट हमें कहाँ पे काम आने वाला है? सो लेट्स सी इट. सो वी हैव दीज 2 कार्बोकेटायन. अब इन दोनों कार्बोकेटायन में से हमें ये बताना है कि कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है. सो लेट्स सी इट. तो कार्बोकेटायन अनस्टेबल क्यों है? कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के कारण अनस्टेबल है. लुक एट दिस. हियर वी हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट.
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है और स्टेबिलिटी के लिए इसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो इसे ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे? सो वी हैव CH3 अराउंड इट, वी हैव मिथाइल अराउंड इट। मिथाइल क्या करता है? मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन पुश करता है। सो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये पुश करेगा। तो मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस कार्बोकेटाइन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। सो ये वाला कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके पास तीन मिथाइल्स हैं। बट दूसरे वाले केस को देखते हैं। दूसरे वाले केस में हमारे पास सिर्फ 2 मिथाइल हैं और ये मिथाइल स्टेबिलिटी में हेल्प करेंगे। इट विल नॉट मेक इट एज स्टेबल एज द फर्स्ट वन वाले में 3 मिथाइल थे बट इस वाले में सिर्फ 2 मिथाइल हैं। सो इट विल बी कंपैरेटिवली लेस स्टेबल देन द फर्स्ट वन। तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। सो वी हैव दीज 2 कंपाउंड्स, ये दोनों के दोनों कार्बन आयन है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का ये मतलब हुआ कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने के कारण ये अनस्टेबल है। नाउ लुक एट दीज मिथाइल ग्रुप्स। यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर पुश कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा? इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ही हाई थी, अब और भी ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ? दिस कार्बन आयन बिकेम हाईली अनस्टेबल। नाउ लुक एट दिस सेकेंड वन। सो यहाँ पे हमारे पास 2 मिथाइल है विच इज़ लेस देन द प्रीवियस वन। सो ये 2 मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हमें पता है। बट इट विल नॉट अफेक्ट दिस कार्बन आयन एज मच एज द फर्स्ट वन क्योंकि वहाँ पे 3 मिथाइल थे और यहाँ पे सिर्फ 2 मिथाइल हैं। सो द फर्स्ट वन वॉज हाईली अनस्टेबल एंड द सेकेंड वन इज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल। तो इसका ये मतलब हुआ दैट सेकेंड वन इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट वन। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे काम आता है। सो लेट्स सी नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सो नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ एसिड। सो वी हैव 2 एसिड्स हियर। अब इन दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। सो व्हाट एक्चुअली मेक्स देम एसिड? दिस पार्ट। अगर ये H पॉजिटिव को यानी कि प्रोटॉन को इजीली लूज कर देता है देन इट इज अ गुड एसिड। सो इन दोनों में से जो कोई भी H पॉजिटिव को इजीली लूज कर दे दैट विल बी द बेस्ट एसिड। अब हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो सबसे पहले दोनों को एक्सपैंड करो। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन। सो वी हैव क्लोरीन अराउंड दिस कार्बन। और क्लोरीन का क्या काम होता है? इट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर स्नैच करता है। सो वी हैव 3 क्लोरीन्स हेयर, यानी कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो दे विल स्नैच इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स देम। सो इसके रिटर्न में क्या होगा? दिस कार्बन विल स्नैच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन एंड दिस कार्बन विल स्नैच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? दिस ऑक्सीजन विल स्नैच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस हाइड्रोजन और इस कारण से ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन की ओर और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं एंड दिस H विल लीव एज H पॉजिटिव। सो 3 क्लोरीन के कारण इसमें इतनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी कि H पॉजिटिव इस कंपाउंड को छोड़ देगा। सो दिस कंपाउंड इज वेरी एसिडिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे। सो इस कंपाउंड में हमारे पास 2 क्लोरीन, तो ये 2 क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेंगे बट नॉट मोर देन द प्रीवियस वन। सो यस, H पॉजिटिव विल लीव दिस कंपाउंड but it will not be as acidic as the previous one. पहले वाले में 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे और दूसरे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। So the first one is more acidic and second one is comparatively less acidic. तो ये था acidic strength. अब next है basic strength. So let's do it. Now let's look at these 2 compound. Now we have these amine groups. अब इन दोनों पे lone pair लगा हुआ है। अब lone pair के कारण ये होंगे लुईस बेस। जो अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर दे दैट इज अ गुड बेस। सो लेट्स सी विच वन इज अ गुड बेस। तो सबसे पहले वाले में हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं और तीनों मिथाइल क्या हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो दे विल पुश देयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है दैट इज वेरी लाइकली टू डोनेट दैट लोन पेयर। सो दैट्स व्हाट मेक इट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले में सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। सो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बट नॉट एज मच एज द फर्स्ट वन। तो ये वाला भी लोन पेयर्स डोनेट करेगा बट नॉट एज स्ट्रांगली एज द फर्स्ट वन। सो अगर बेसिसिटी की बात करें
फर्स्ट वन इज मोर बेसिक देन द सेकेंड वन। तो ये था स्ट्रेंथ ऑफ बेस। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे, एंड दैट इज रेजोनेंस। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है रेजोनेंस। सो रेजोनेंस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जिससे कंपाउंड काफ़ी स्टेबल हो जाता है। सो दिस इज बेंजीन, और इस पे होता है रेजोनेंस। सो बेंजीन में ये डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेटली प्लेस्ड हैं, यानी कि डबल बॉन्ड्स एक गैप के बाद है। सो दिस इज अ साइन ऑफ रेजोनेंस। तो इसमें रेजोनेंस होगा। अब देखते क्या होगा। अब रेजोनेंस के कारण ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होंगे। तो ये वाला बॉन्ड गया इधर, ये वाला इधर, एंड ये वाला इधर। तो ये सारे डबल बॉन्ड्स डिस्प्लेस हो गए। फाइनली दिस इज वॉट वी गेट। अब ये वाले डबल बॉन्ड शिफ्ट होंगे। ऑल ऑफ दीज डबल बॉन्ड विल शिफ्ट। सो डबल बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर वंस अगेन। तो यही चेंज चलता रहेगा। दिस स्ट्रक्चर विल कन्वर्ट इनटू दिस स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर विल कन्वर्ट इनटू दिस स्ट्रक्चर। सो दिस इज रेजोनेंस। रेजोनेंस इज अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी। ये जिस भी कंपाउंड में होता है वो काफ़ी स्टेबल हो जाता है। अब रेजोनेंस के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, एंड दैट इज़ कंजुगेशन। अगर कंजुगेशन होगा सिर्फ और सिर्फ तभी रेजोनेंस होगा। सो लेट्स लुक एट ऑल टाइप ऑफ कंजुगेशन। सो दीज आर ऑल टाइप ऑफ कंजुगेशन। तो पहला है डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेटली प्लेस्ड हैं। सो दिस इज अ साइन ऑफ कंजुगेशन। और अगर कंजुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था, उसमें इस टाइप का कंजुगेशन था। अब डबल बॉन्ड को हम कहते हैं पाई बॉन्ड। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पाई पाई कंजुगेशन। अब नेक्स्ट है पी पाई कंजुगेशन। तो इसमें आप नोटिस कर सकते हो हमारे पास एक डबल बॉन्ड है और एक बॉन्ड के बाद हमारे पास लोन पेयर है। तो अगर हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिले तो रेजोनेंस होगा। तो इस डबल बॉन्ड को कहेंगे पाई बॉन्ड, एंड दिस लोन पेयर इज अ साइन ऑफ पी ऑर्बिटल। सो दिस इज पी पाई कंजुगेशन। अब नेक्स्ट है ये वाला कंजुगेशन। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और एक बॉन्ड के बाद हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। सो अगर ये होगा तो रेजोनेंस होगा। सो दीज आर ऑल टाइप ऑफ कंजुगेशन। अगर ये होंगे सिर्फ और सिर्फ तभी रेजोनेंस होगा, वरना नहीं होगा। तो रेजोनेंस के लिए कंजुगेशन ज़रूरी है। कंजुगेशन नहीं होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। नाउ लुक एट दिस कंपाउंड। इसमें पहले डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर दोबारा सिंगल बॉन्ड, और फिर बाद में डबल बॉन्ड। सो दिस कंपाउंड इज नॉट इन कंजुगेशन। कंजुगेशन के लिए डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटली प्लेस्ड होना चाहिए, पर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटली नहीं है। सो दिस इज नॉट इन कंजुगेशन, यानी कि इस पे रेजोनेंस नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सो लेट्स डू हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन क्या है? सो लेट्स डू एन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड इट। सो दिस इज प्रोपीन। अब इस प्रोपीन में हमारे पास एक डबल बॉन्ड है। सो दिस इज डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद इस वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे, और अल्फा कार्बन पे ये जो हाइड्रोजन्स लगे हैं, दीज हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन्स। सो जैसे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कंजुगेशन होता था, सो उसी तरीके से अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है और ये जो डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में कंजुगेशन होगा। सो हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेजोनेंस। सो लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप। सो ये अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, इसे इधर शिफ्ट कर दो। सो हमने शिफ्ट कर दिया। अब क्या हुआ? अब इस कार्बन पे टोटल 5 बॉन्ड्स हो गए हैं। सो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। तो क्या होगा? सो दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट हेयर। इस डबल बॉन्ड में से जो ये एक बॉन्ड है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब फाइनली ये बैलेंस हो गया। सो दिस इज फाइनली व्हाट वी गेट। सो दिस कंपाउंड विल टर्न इनटू दिस कंपाउंड, एंड दिस कंपाउंड विल टर्न बैक इनटू दिस कंपाउंड। तो यही वाला चेंज चलता रहेगा। बोथ ऑफ देम विल इंटर कन्वर्ट इनटू ईच अदर। सो दिस इज हाइपर कंजुगेशन। पर अब नोटिस करने वाली बात यह है कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में अब कोई बॉन्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉन्डलेस रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस हो रहा है
बट रेजोनेंस के टाइम में एक बॉन्ड गायब ही हो गया। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा पाई कंजुगेशन, क्योंकि ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड है। सो दिस इज सिग्मा पाई कंजुगेशन। क्वेश्चन ये आता है कि बॉन्ड ना होते हुए भी ये दोनों कैसे कनेक्टेड है। भले ही इन दोनों के बीच में से इलेक्ट्रॉन निकल गया हो, बट फिर भी इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है। सो दैट्स वाई बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड। इसमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गया है, बट ओवरलैपिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है। जिस कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन होता है वो कंपाउंड काफ़ी स्टेबल हो जाता है। सो हाइपर कंजुगेशन इज अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी। नाउ लेट्स डू सम एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन एंड अंडरस्टैंड इट। सो लेट्स डू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। सो वी हैव दीज एल्कीन्स। सो ये सारे एल्कीन्स हैं। सो वी हैव डबल बॉन्ड इन ईच ऑफ देम। Now encircle alpha carbon in all of them. So these are all alpha carbons. अब अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे हैं दे आर अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने बारी हाइपर कंजुगेशन होगा, और जितने बारी हाइपर कंजुगेशन होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। सो वी हैव दिस कंपाउंड। इसमें है 3 अल्फा हाइड्रोजन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इसमें हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर और 3 अल्फा हाइड्रोजन है इधर, तो इसमें है टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब इस कंपाउंड की बारी। वी हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन हेयर एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन हेयर एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन हेयर। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। नाउ लास्ट वन। इस वाले में हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन इधर है और 6 अल्फा हाइड्रोजन इधर है। सो वी हैव टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन इन इट। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। सो लेट्स नंबर ईच ऑफ देम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो स्टेबिलिटी वाइज फोर्थ इज द मोस्ट स्टेबलेस्ट, देन थर्ड वन, देन सेकंड वन एंड देन फर्स्ट वन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो अब तक हमने 3 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कर लिए हैं एंड दिस इज आवर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इट्स इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो लेट्स सी दिस कंपाउंड एंड अंडरस्टैंड इट। सो इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड नॉर्मल रहेगा जब तक लिए हम इसमें कोई रिएजेंट ना डालें। सो रिएजेंट के इम्पैक्ट में ये डबल बॉन्ड डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सो लेट्स से कि ए और बी में से बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो रिएजेंट डालने के कारण दिस बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स बी। तो बी पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ए पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही हम इसमें से रिएजेंट हटाएंगे दिस कंपाउंड विल टर्न बैक टू दिस कंपाउंड। सो जब तक लिए हम रिएजेंट डालेंगे तब तक के लिए डिस्टॉर्शन होगा और रिएजेंट हटाते ही ये डिस्टॉर्शन खत्म हो जाएगा। सो दिस इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड दिस इफेक्ट इज टेम्पररी। ये परमानेंटली नहीं होता, इट हैपन्स टिल वी हैव अ रिएजेंट इन दिस कंपाउंड। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस ई इफेक्ट और एक होता है माइनस ई इफेक्ट। सो लेट्स सी व्हाट्स द डिफरेंस। सो प्लस ई इफेक्ट में रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होता है और माइनस ई इफेक्ट में रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। सो लेट्स सी प्लस ई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट फर्स्ट। सो दिस इज आवर एल्कीन और इस पे H पॉजिटिव अटैक करेगा। सो H पॉजिटिव है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। सो दिस इज प्लस ई इफेक्ट। अब इस अटैकिंग रिएजेंट के कारण ये डबल बॉन्ड डिस्टॉर्ट हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड विल शिफ्ट ऑन दिस कार्बन। तो इससे क्या होगा, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब हमें ये पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। सो H पॉजिटिव इस नेगेटिव कार्बन के साथ अट्रैक्ट होगा। सो अल्टीमेटली वी विल गेट दिस कंपाउंड। अब नेक्स्ट है माइनस ई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब माइनस ई इफेक्ट में हम न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं। सो लेट्स यूज इट हेयर। सो दिस इज आवर कार्बोनाइल और दिस इज आवर साइनाइड। सो साइनाइड हुआ हमारा न्यूक्लियोफाइल, दिस इज आवर रिएजेंट जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। सो कार्बोनाइल में क्या होगा, कार्बोनाइल का ये डबल बॉन्ड डिस्टॉर्ट हो जाएगा
इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट ऑन ऑक्सीजन। सो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब हमें ये पता है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, सो साइनाइड इस पॉजिटिव पार्ट के साथ जाएगा, सो वी विल गेट दिस कंपाउंड। सो दिस इज आवर -E इफेक्ट। इसमें हमने न्यूक्लियोफाइल यूज किया एंड दिस इज अ टेम्पररी इफेक्ट। जब तक ये रिएजेंट है तब तक के लिए ये डिस्टॉर्शन होगा और जब रिएजेंट हट गया तो ये डिस्टॉर्शन खत्म हो जाएगा। सो दीज वर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है और जब जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे दिस कॉन्सेप्ट विल कम अगेन एंड अगेन, यू विल सी दैट। सो दिस वॉज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब चलते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस पे। नाउ इट्स टाइम टू डू ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इज एडिशन रिएक्शन, थर्ड इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फोर्थ इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच वन एटम रिप्लेसेस अदर। तो हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हम इसमें अटैकिंग रिएजेंट डालेंगे and this attacking reagent will replace an atom from this compound. So consequently ये वाला atom compound को छोड़ देगा और new वाला atom इस compound पे आ जाएगा. So we will get this compound. So this is a simple substitution reaction. अब substitution reaction भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक और तीसरा फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सो लेट्स डू ईच ऑफ देम वन बाय वन। तो सबसे पहले आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो नाम से ही क्लियर है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल दूसरे एटम को रिप्लेस करेगा। सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सो न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग रिएजेंट, सो इट इज डूइंग इट्स वर्क, इट इज अटैकिंग। अब अटैक करने के बाद न्यूक्लियोफाइल इस एटम की जगह लग जाएगा और ये वाला एटम बाहर निकल जाएगा। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड इट क्लियरली। So let's do a reaction between OH negative and CH3Cl. So OH negative हमारा न्यूक्लियोफाइल हुआ। अब ये न्यूक्लियोफाइल अपना काम करेगा, it will attack on this compound. अब पहले हम CH3Cl को ब्रेक करके देखते हैं। So ब्रेक करने पे we will get CH3 positive and Cl negative. ऐसा इसलिए क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब हमारा OH नेगेटिव है तो ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट के साथ जाएगा। नेगेटिव पार्ट अट्रैक्ट्स पॉजिटिव पार्ट, सो इसलिए CH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे एंड कंसीक्वेंटली Cl नेगेटिव इस कंपाउंड को छोड़ देगा। सो वी विल गेट CH3OH एंड Cl नेगेटिव। सो CH3OH को हम कहते हैं मिथेनॉल। सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सो ये भी एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, पर इस बार इसमें न्यूक्लियोफाइल की जगह एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। सो लेट्स सी एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड इट। सो दिस इज आवर बेंजीन एंड वी हैव दिस Cl पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा। सो दिस Cl पॉजिटिव विल अटैक ऑन हाइड्रोजन एंड इट विल रिमूव इट। सो हाइड्रोजन विल लीव एज H पॉजिटिव। तो क्या हुआ? We get this compound benzene with chlorine and H positive is out. So this is chlorobenzene. So this is electrophilic substitution reaction. So nucleophile को replace करता है और electrophile को replace करता है। Last example में OH negative ने Cl negative को replace किया, तो OH negative और Cl negative दोनों के दोनों nucleophile थे। So nucleophile ने nucleophile को replace किया और इस एग्जाम्पल में Cl पॉजिटिव ने H पॉजिटिव को रिप्लेस किया। सो Cl पॉजिटिव और H पॉजिटिव दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं। सो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया। सो जब भी आप सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करोगे तो इस बात का ध्यान रखना। अब लास्ट सब्सटीट्यूशन रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास एक मीथेन है और एक क्लोरीन है। सो अब हम इन दोनों को रिएक्ट करके देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। सो यूवी लाइट क्लोरीन को स्प्लिट करेगा। सो क्लोरीन किस तरीके से स्प्लिट होगा? एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे। सो वी विल गेट क्लोरीन फ्री रेडिकल फ्रॉम इट।
सो यूवी लाइट के कारण वी गेट क्लोरीन फ्री रेडिकल. सो दिस फ्री रेडिकल विल नाउ अटैक ऑन मीथेन. सो दिस क्लोरीन फ्री रेडिकल will replace hydrogen. So this hydrogen will leave as hydrogen free radical और chlorine free radical इस मीथेन के साथ जुड़ गया. So we will get this compound CH3Cl क्लोरोमीथेन. पर अभी भी हमारे पास एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बचा है. क्लोरीन में से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल तो कंपाउंड पे लग गया, बट बचा एक क्लोरीन फ्री रेडिकल. That will connect with hydrogen free radical and they will form HCl. So this was complete free radical substitution reaction. सो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इज डन. इन केस आपने हमारा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वीडियो नहीं देखा, सो डेफिनेटली चेक दैट आउट. उस वीडियो में हमने इस टॉपिक को काफ़ी डेप्थ में कवर किया है. अब नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन. तो एडिशन रिएक्शन में हमारे पास एक डबल बॉन्ड होता है और एक रिएक्टेंट होता है, और ये रिएक्टेंट इस डबल बॉन्ड में ऐड हो जाता है. सो दिस इज द साइन ऑफ एडिशन रिएक्शन. और दूसरा तरीका एडिशन रिएक्शन को पहचानने का, एडिशन रिएक्शन में रिएक्शन के बाद ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है. सो दिस इज द साइन ऑफ एडिशन रिएक्शन. नाउ लेट्स डू सम एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली. सो दिस इज आवर एल्कीन और इसमें हमें HBr ऐड करना है. सो फर्स्ट स्प्लिट HBr. सो वी विल गेट H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव. अब H पॉजिटिव को कहाँ पे ऐड करें और Br नेगेटिव को कहाँ पे ऐड करें? सो दिस इज द प्रॉब्लम. तो इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है एंड दैट रूल सेज दैट कि जो नेगेटिव पार्ट है, दैट नेगेटिव पार्ट शुड गो टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. सो डबल बॉन्ड के इन दोनों कार्बन में से सेकेंड कार्बन पे सबसे कम हाइड्रोजन है. सो इसका मतलब ये हुआ कि ये Br नेगेटिव इस कार्बन पे जाएगा. सो Br नेगेटिव गया इधर एंड हाइड्रोजन गया थर्ड कार्बन पे. सो वी गेट दिस कंपाउंड. तो इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और इसमें HBr ऐड हो गया. सो दिस इज एन एडिशन रिएक्शन. सो गाइस वी हैव डन एडिशन रिएक्शन इन ग्रेटर डिटेल्स इन आवर प्रीवियस वीडियो. हमने उसमें ये रिएक्शंस भी किए हैं और उसमें मैकेनिज्म भी किया है. वी हैव डन दैट कंप्लीटली. सो डेफिनेटली चेक दैट आउट. नाउ नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन एग्जांपल. अगेन सेम रिएक्शन, प्रोपीन एंड HBr. तो इन दोनों को रिएक्ट कराना है, पर इस बार डिफरेंट ये है कि इसमें हमें पेरोक्साइड डालना है और पेरोक्साइड डालने के कारण इसमें सब कुछ उल्टा हो जाएगा. लास्ट टाइम Br नेगेटिव उस कार्बन पे गया था जिस पे हाइड्रोजन कम है. इस बार Br नेगेटिव उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है. सो Br नेगेटिव विल ऐड हेयर एंड H पॉजिटिव विल ऐड हेयर. सो फाइनली वी विल गेट दिस कंपाउंड. सो दिस इज completely opposite of what happened last time. So it is because of peroxide. So this is also an addition reaction. Now next example. Now look at this part. This is carbonyl. अब आप ये नोटिस करोगे कि अभी तक हमने जो भी एडिशन रिएक्शन किए थे वो एल्कीन पे किए थे, पर इस बार हम कार्बोनाइल पे एडिशन रिएक्शन करने वाले हैं. तो कार्बोनाइल पे भी एक डबल बॉन्ड है, सो इस पे भी एडिशन रिएक्शन हो सकता है. सो लेट्स डू एडिशन रिएक्शन ऑन कार्बोनाइल ग्रुप. सो दिस इज कार्बोनाइल और इस पे हमें HCN ऐड करना है. So split HCN and we will get H positive and Cn negative. Now look at this CO part. Oxygen is electronegative than carbon. तो क्या होगा? इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर चले जाएंगे एंड कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा. सो इस कारण क्या हुआ? सो कार्बन बिकेम पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन बिकेम नेगेटिव. अब नेगेटिव के साथ पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है, सो साइनाइड विल गो टूवर्ड्स C पॉजिटिव and H positive will go toward O negative. So we get this compound. तो इसमें भी एडिशन रिएक्शन हुआ. तो एडिशन रिएक्शन होता है डबल ट्रिपल बॉन्ड पे, जैसे कि एल्कीन एल्काइन और कार्बोनाइल ग्रुप. सो एडिशन रिएक्शन को हमने काफ़ी डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है. सो डेफिनेटली चेक दैट आउट. अब नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन इज काइंड ऑफ ऑपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन में हम ऐड करते थे और एलिमिनेशन रिएक्शन में हम एलिमिनेट करते हैं. सो एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता था, एलिमिनेशन रिएक्शन में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है. सो दिस इज आवर कंपाउंड ब्रोमोब्यूटेन. अब इसमें हमें एलिमिनेशन रिएक्शन करना है. सो एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए हमें इसमें एक रिएजेंट डालना पड़ेगा एंड दैट रिएजेंट इज KOH एल्कोहलिक. KOH एल्कोहलिक के कारण इसमें एलिमिनेशन होगा. कॉन्सिक्वेंटली ये H और Br एलिमिनेट हो जाएंगे.
सो KOH डालने के कारण ये H और Br एलिमिनेट हो जाएंगे और इन दोनों के बीच में एक और बॉन्ड ऐड हो जाएगा. So we will get this compound a butene. Now let's look at one more example. So this is an alcohol compound propanol और इसमें हमें एलिमिनेशन रिएक्शन करना है. So एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए हमारे को इसमें एक रिएजेंट डालना पड़ेगा and that reagent is H2SO4. So H2SO4 डालने के कारण ये H और OH कंपाउंड से निकल जाए. So consequently there will be one more bond here. So we will get this compound और साथ में बनेगा H2O. So H2SO4 डालने के कारण इसमें से H और OH पार्ट निकले थे और ये दोनों मिलके बनाते हैं H2O. So H2SO4 को हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं, यानी कि ये वाटर को रिमूव कर. So H2SO4 के कारण इसमें से वाटर एलिमिनेट हुआ. So this is also called dehydration elimination reaction. So these two examples are enough for this video. बट अगर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन डेप्थ में करना है देन यू कैन चेक आउट आवर एलिमिनेशन रिएक्शन वीडियो. उसमें हमने एलिमिनेशन रिएक्शन डिटेल में कवर किया है. तो अब तक हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लिया, एडिशन रिएक्शन कर लिया, एलिमिनेशन रिएक्शन कर लिया. नाउ लेट्स लुक एट अनदर रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन. तो रीअरेंजमेंट का आपको मतलब पता होगा. सो रीअरेंजमेंट का मतलब होता है रीअरेंज करना, यानी कि दोबारा अरेंज करना. So let's look at this example. So this is a primary carbocation और इसमें rearrangement reaction होगा. So this is a methyl. अगर इस मिथाइल को हम rearrange करें so ये मिथाइल चले जाएगा इधर. So we will get this. मिथाइल को शिफ्ट करने पे अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी एंड इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो गई. So now we get positive charge here. सो इस रिएक्शन में हुआ रीअरेंजमेंट रिएक्शन. तो पहले तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन था पर अब ये बन गया है टर्शरी कार्बोकेटायन. अब क्योंकि कार्बोकेटायन स्टेबल होना चाहता है सो इट विल स्पॉन्टेनियसली चेंज इनटू टर्शरी कार्बोकेटायन. सो इस रिएक्शन में हमें कोई रिएजेंट डालने की ज़रूरत नहीं है. मिथाइल शिफ्ट विल हैपन ऑटोमेटिकली सो दैट दिस प्राइमरी कार्बोकेटायन चेंजेस इनटू टर्शरी कार्बोकेटायन. सो इसमें जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ है दैट हैपेंड spontaneously. अब नेक्स्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन. सो दिस इज ब्यूटेन और इसमें हमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन करना है. सो दिस इज नॉट अ कार्बोकेटायन, दिस इज अ नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन अपने आप नहीं होगा. वी नीड टू पुट सम रिएजेंट सो दैट इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो. तो इसमें हमने डाला AlCl3. सो AlCl3 डालने के कारण इसमें मिथाइल शिफ्ट होगा. अब ये वाला मिथाइल सेकेंड कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा. सो वी विल गेट दिस कंपाउंड. तो इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गया एंड वी गेट 2 मिथाइल प्रोपेन. अब इस रिएक्शन को हम आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं. अब ऐसा क्यों? बिकॉज दीज टू आर आइसोमर्स. बोथ ऑफ देम हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. सो देयर फॉर्मूला इज C4H10. इसका भी C4H10 एंड इसका भी C4H10. सो इसको हम आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं. सो रीअरेंजमेंट रिएक्शन इज डन. सो वी हैव डन ऑल ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस कंप्लीटली. सो जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस मिलेंगे वो इन्हीं चारों में से कोई एक होंगे. सो अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस करोगे उसमें आप इस बात को नोटिस करना. बाय द वे, अगर आपको आइसोमेरिज्म डिटेल में करना है then you can watch our this video. We have done isomerism completely in that video. So this is everything A to Z you need to know about organic chemistry. Guys, organic chemistry starts from this video. If you make these concepts strong, you will definitely understand entire organic chemistry. So that's why we took so much time to understand this concept. आने वाले जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीडियो हैं सभी में इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी. सो गाइज, दिस इज बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो then like, comment and share. Don't forget to subscribe and press the bell icon. So I'm Sumir Podar and you are watching Play Chemistry.